अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9C है जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उससे हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टील बॉल बेयरिंग्स ईच ऑफ डायमीटर 0.7 सेंटीमीटर which can be made from 1 kg of steel, given that 1 cm cube of steel has mass of 7.85। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास क्या हो 1 kg यानी कि मैस ऑफ स्टील 1 kg हो। 1 kg से मुराद है कि 1000 ग्राम, 1 किलो स्टील हो हमारे पास। और उसके हमें ये बता रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप लेते हैं ना, वॉल्यूम की बात करते हैं कि मैस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब से ये मुराद है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आप लेते हैं तो उसका मतलब है कि वो स्टील जो है ना 7.85 ग्राम होगी। कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एक बॉल बनाना चाहते हैं या एक वॉल्यूम है उसका, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो स्टील रिक्वायर्ड होगी वो 7.85 ग्राम आपके पास स्टील होगी। इतना मैस उसका होगा तब जाकर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई एक शेप बना सकते हैं, ठीक है, जिसका वॉल्यूम हो। अब कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टील बॉल बेरिंग है ना वो आपने फाइंड करने। अब बता रहे हैं कि डायमीटर ऑफ ईच बॉल 0.7। इसका क्या मतलब है? 0.7 का ये मतलब है कि यूं अगर हमारे पास एक बॉल है तो उसका यहां से लेकर ना यहां तक यानी कि डायमीटर होगा, ये जो चीज होगी ना ये होगा 0.7 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक जो इसका डायमीटर होगा वो 0.7, यानी उसकी मोटाई, ऐसे बॉल जो होते हैं ना कितना यूं गोलाई में मोटा है, वो 0.7 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये चीजें उसने हमें बता दें। अब वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड स्टील बॉल बेयरिंग दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम क्योंकि ये लाइक स्फेयर में है इसलिए इसका फार्मूला जो है हम क्या लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जैसे 22/7 भी होता है, उसको आप डिवाइड करो तो ये वैल्यू आ जाती है। ये पुट करें या वो एक ही बात है। इसने हमें ये जो 0.7 है, इनफैक्ट ये उसने हमें डायमीटर यानी डी की वैल्यू दे दी है। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए आप क्या करते हो कि जो डायमीटर की वैल्यू होती है उसे 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास डायमीटर आ जाता है, तो 0.35 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो अब वॉल्यूम के लिए हमारे पास वी में सिर्फ पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू 4/3 आपने ऐसे ही लिख देना है। पाई की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 3.14 टू मल्टीप्लाई बाय आर की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 0.35 cm3। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है? अब हमने सॉल्व इसको ऐसे करना है कि चले मैं साथ साथ बताता जाए तो साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँ। पहले ऐसा करते हैं, हम 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142। देखिए 4 को जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 12.568 और डिवाइडेड बाय 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब इसका ना आपने क्यूब लेना है। अब क्यूब कैसे लेने हैं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्यूब भी ले सकते हैं या 0.35 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.35, यानी कि आपने 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू को। काफ़ी, चलो जितनी भी वैल्यू आ रही है मैं सारी लिख देता हूँ। 042 875 और सी एम क्यूब में ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो मेरा आंसर आया है इसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है किससे जी? 12.568। जो मेरे पास आंसर आया है उसको मैंने क्या कर देना है, मैं लिख देता हूँ, चलिए 0.53883 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3। अब ना इसको मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ 3 से। डिवाइड करूंगा 3 से, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया 3 से तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है v इज इक्वल टू 0.1796। आई थिंक इतनी ही वैल्यू काफ़ी है क्योंकि 961766 आ रहा है, तो 6 के बाद क्योंकि 1 है तो उसको मैंने इतना लिख दिया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ गई है इसको से एक तो मुझे ये करना है कि मैस ऑफ स्टील जो बॉल है ना उसको मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल ये जो मेरे पास आंसर आया ना मैं यहाँ लिखूंगा 0.1796 को मल्टीप्लाई करूंगा 7.85 से, ठीक है जी।
7.85 ग्राम से, क्योंकि ये उसने हमें दे दिए 7.85 ग्राम, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका जो यूनिट है दैट इज 7.85 है। इसी को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा देता हूँ 7.85 से, तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है 1.4099 है, 1.4099 आ गया, ठीक है। ये चीज मेरे पास आ गई है। अब नंबर ऑफ स्टील, अच्छा ये जो हमने ना नंबर ऑफ स्टील बॉल जो हमने निकालनी अभी निकलेगी नंबर ऑफ स्टील बॉल। अब नंबर ऑफ स्टील बॉल के लिए आपने क्या करना है, आप इसी वैल्यू यानी इसको ना ऐसे लिख के इसके नीचे ना बल्कि नहीं, हमने ये करना है कि 1000 डिवाइड बाय, यानी इसके ऊपर आपने क्या लिख देना है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेट है, जो मैस है, उसने दे दिया मैस ऑफ स्टील 1 किलो दे रहा है, तो हमने जितना भी यानी कि स्टील है उस किलो से ही सारे बॉल बनाने हैं ना, तो लाजमी बात है हमने एक जो हमारे पास निकलेगा उसको टोटल मैस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जो आ जाएंगी क्या होगा, इसको ना 1000 इधर लिख देते हैं, ग्राम ग्राम से कट गया, इसके ऊपर देखो 1000 इसी तरह लिखने हैं आप। अब ना इसको आपने डिवाइड करना है कैसे, 1000 डिवाइड बाय 1.4099, तो ये जो मेरे पास आ रहा है 7.709.2 आ रहा है, 702 है 709.2 आ रहा है, दैट इज 709 हमारे पास क्या आ जाएगी स्टील बॉल। नंबर ऑफ स्टील बॉल जो है वो नंबर ऑफ स्टील बार जो है वो बॉल जो है वो हमारे पास 709 आ जाएंगे, ठीक है 709 आ जाएंगे। तो सिंपल हमने इसको सॉल्व किया तो एंड पे हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक तो आई होप की चीज समझ आ गई। दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैस ऑफ अ बॉल, आप ऐसे भी कह सकते हैं एक चीज कि एक मैस ऑफ अ बॉल, यानी कि एक बॉल का जो मैस है वो आपके पास क्या आ जाएगा, VOLUM, वॉल्यूम ऑफ स्टील जो आपने अभी निकाला है मल्टीप्लाई बाय 7.85। तो अब इधर यानी कि आपने पुट कर देना है 0.1796 मल्टीप्लाई बाय 7.85 और तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.4099 ये आ जाएगा। फिर जब आपके पास ये आ जाएगा ना, फिर आपने सिंपल क्या करना है कि ये दो स्टेप बिल्कुल आप ना करें, आप डायरेक्ट क्या कर दें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ स्टील बॉल, नंबर ऑफ स्टील बॉल। जब आपके पास यानी कि आपने वॉल्यूम निकाल लिया, जब वॉल्यूम निकाला तो मैस ऑफ अ बॉल आपने निकाला, यानी जब मैस ऑफ अ बॉल आपके पास निकल आएगा तो उसको आपने क्या करने ने 1000 डिवाइड बाय 1.4099 जो कि 709.2 आया था, जिसको हमने 709 चेंज कर दिया ना। आप जैसे मैंने पहले कहा इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दूसरा इसका ये तरीका है कि सबसे पहले आपने एक बॉल का मैस निकाला, उसमें हमने एक बॉल का मैस निकाला जो उसको डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करके फार्मूला एक ही शक्ल में चेंज कर दिया, इसको मैंने अलग अलग करा दिया। आप चाहें तो इस तरह कर ले, चाहें तो इस तरह कर ले। ये जो आपके पास 1.4099 है ना, ये एक बॉल का है, यानी एक बॉल का इतना मैस होगा। तो हमें बहुत सारी बॉल को क्या करें बनानी है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास मैस कितना है टोटल जो वो हमें गिवन दे रहा है। तो स्टील उसने हमें 1 किलो दिया, तो 1000 इसलिए हमने 1000 के साथ डिवाइड किया कि हमारे पास टोटल स्टील अवेलेबल डिवाइड बाय मैस ऑफ अ वन बॉल, जो कि एक बॉल है उसका कितना मैस लगेगा, उसमें कितना स्टील यूज होगा, उसमें इतना स्टील यूज होगा। टोटल स्टील कितना है 1000 ग्राम है, दैट इज 1 kg, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आई होप कि समझ आ गई होगी यहाँ तक। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहा है कि भाई मैं आपको ऐसे स्टेटमेंट लेटर ऑन पढ़ के बताता हूँ। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि एक एल्युमिनियम का स्फीयर है और होलो है, अंदर से खोखला है, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पाइप होता है। तो अब क्या है कि ये बाहर वाला उसका आउटर जो सर्कल है, यानी बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला है, और ये इनसाइड जो है उसका जो है ना सर्कल लाइक स्फीयर है ना, इंटरनल रेडियस आप कह सकते हैं इसका। ये जो इंटरनल इसका सेक्शन है और ये इसका एक्सटर्नल सेक्शन है। अब यहां से ए से बी तक जो कि एक्सटर्नल सेक्शन है, मैंने लिख दिया
इंटरनल रेडियस ऑफ अ स्फीयर और एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर। जो एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फीयर है ना, दैट इज R2, वो कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक्सटर्नल मतलब बाहर से का जो है स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 30 है, जबकि जो इंटरनल है यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक दैट इज C, वो क्या है, 20 है। तो असल में दरमियान में ये जो पार्ट है ना, ये तो पार्ट बिल्कुल खोखला है, खाली है। हमें ये वाली जगह चाहिए, ये जो एरिया ना, ये सारा ये वाला, ये यहाँ पे सारा क्या है, एल्युमिनियम का ये हार्ड पार्ट है, जिसको हमने क्या करना है, इसका जो वॉल्यूम है, एक तो हमें ये चाहिए होगा। अब उसने हमें एक तो ये बता दिया कि डेंसिटी जो है वो 2.7 ग्राम पर cm क्यूब है। मैस ऑफ स्फीयर इन kg। अब कह रहा है कि जो मैस ऑफ स्फीयर है ना, ये जो मैस है स्फीयर है, इसका जो मैस है वो kg की शक्ल में बताएं, कि ग्राम में नहीं बताना, हमें kg की शक्ल में बताना है। तो अब देखिए उसने हमें क्या क्या दे दिया। एक तो उसने हमें रेडियस दे दिया दोनों का, बाहर और इनसाइड, और डेंसिटी दे दी। तो मैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो डेंसिटी और मैस जब गिवन होते हैं ना, तो उसमें एक फार्मूला लगता है, क्या है, मैं लिख देता हूँ DENSITI, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, डेंसिटी जो होता है ना, DENSITI, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस अवर क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, मैस अवर वॉल्यूम। तो अब उसने हम दो चीजें क्या कर लेते हैं, फाइंड करेंगे। अब देखिए एक चीज है कि हम ये जो एरिया ना, ये वाला जो मैंने ये जो पार्ट है, इस पार्ट की बात करूं, इससे ये वाला मैं वॉल्यूम फाइंड करूंगा। जब मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी उसने हमें खुद दे दी है, डेंसिटी देख सकते हैं, डेंसिटी उसने हमें खुद दे दिया। इन दो R1 और R2 के हेल्प से मेरे पास वॉल्यूम भी आ जाएगा, डेंसिटी भी आ जाएगी, वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो सिर्फ मैस रह जाएगा। तो फिर मैस देखें क्या हो जाएगा, देखो मैस को बल्कि ऐसा कर लेते हैं ना, ये डेंसिटी है ना, तो DENSITY, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम, इधर आके इससे मल्टीप्लाई करा दो। जब इस साइड पे वॉल्यूम मल्टीप्लाई कराओगे तो दूसरी तरफ सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, मैस ही बच जाएगा। तो ये देख सकते हैं मैंने क्या लिखा, मैस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे तो वो इक्वल होंगे मैस के। तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास फार्मूला हमने इसमें लगा देना है, हमारे पास 4/3πr³, यानी हमने वॉल्यूम क्या करना है कि फाइंड करना है। तो एक तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बाहर वाला निकालेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3πr³ R2 चले वाले माइनस 4/3πr⁴। अब ये दो लगेंगे, बजाय अलग अलग फार्मूला निकालने के मैंने डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल दूंगा। अब देखिए πr³ हमारे पास फार्मूला होता है, R2 और R1 क्यों। अब ये जो फार्मूला लगेगा ना, ये लगेगा R2, यानी R2 की इसकी बात कर रहा हूं कि ये एक्सटर्नल का होगा, जो बाहर वाला ये है, और ये इंटरनल होगा। जब ये मैं फार्मूला लगाऊंगा तो 4/3πr³, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ये सारे का सारा पार्ट आ जाएगा, यानी जो दरमियान वाला खोखला है ना, इंटरनल खोखला है, वो भी मेरे पास आ जाएगा। जबकि ये वाला क्या हो जाएगा, या चले मैं अलग निकाल लेता हूँ कि आप लोग ना उसमें कंफ्यूज ना हो, ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। चले VOLUME, वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चलिए ऐसे ले लेते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, EXTERNA, एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हम ना एक्सटर्नल क्या आ जाएगा, 4/3πr²। अब देखें इस साइड पे लिख लेते हैं ताकि आगे नेक्स्ट पार्ट की जगह बच जाए। 4/3 मैंने ऐसे ही लिख देना, और पाई की जगह मैंने वैल्यू पुट करनी है 3.142, और R2 की बात हो रही है तो R2 मेरे पास क्या है, 30। देखो 30 का मैंने क्या ले लेना है, ये क्यूब ले लेना है, ठीक है, क्यूब। अब देखिए इसमें सारा होगा क्या, इसमें आपने ये करना है कि 3.14 को मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है 4 के साथ। मैंने 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कराया, तो ये मेरे पास आ गया जी 12.56 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी 3। अब यहाँ पर ना मैंने 30 का क्यूब लेना, 30 का क्यूब का ये मतलब है कि आपने 30 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है।
30 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करते हैं तो ये आ जाएगा जी 2700 ऐसे आ जाएगा। अब आप 3 को इसके साथ डिवाइड करें और इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। एक तो ये तरीका है। एक ये कि 3 का टेबल इधर लेके जाएंगे ना, 3 1 3 और 3 9 27, इन 3 का टेबल एक दफा जाएगा इस पे, और 3 का टेबल 27 पे 9 टाइम, तो 27 कटा ना, ये 3 जीरो तो नहीं कटे, तो ये 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे। अब आपके पास आ जाएगा जी 12.56 को आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं कि 9000 से, तो 12.56 मल्टीप्लाई बाय 9000, तो इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा देना तो मेरे पास आ जाएगी 113 कितना जी 040, ये 0, ठीक है। ये क्या आ गया, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया, ठीक है जी, ये एक्सटर्नल वॉल्यूम आ गया, यानी कि मैं लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ EXT वॉल्यूम, ठीक है जी। बाकी स्फीयर वगैरह इसी तरह ये आ गया, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब ना मैं यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम निकालता हूँ, इंटरनल वॉल्यूम of a sphere that is 4/3 pi r1 क्यूब, इधर करके थोड़ा लिख लो जी, 4/3 पाई की जगह 3.142 और r की जगह आपने पुट कर देना है जी 20 का क्यूब। ये तो ऐसे ही आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 12.56 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 2 2 4 2 8 8000 आ जाएगा। कैसे, यानी 20 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 20 20 20 8000। अब आपने क्या करना है, 8000 का 12.56 से मल्टीप्लाई करा दें। मल्टीप्लाई जब कराए तो आपके पास 100480 डिवाइड कैसे करा दें 3 से। अब इसे ना डिवाइड करा दें कैसे, 3 से डिवाइड भी कर लेते हैं, यह आ जाएगा जी 33493.33 आ गया। ये कौन सा आ गया जी, इंटरनल INT इंटरनल वॉल्यूम में लिख देता हूं, ये इंटरनल वॉल्यूम है। अब इंटरनल वॉल्यूम, अब मुझे टोटल जो वॉल्यूम है ना, एक्चुअल वॉल्यूम VOLUME, अब मुझे निकालना है जी एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, INT लिख लेता हूं, INT इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम मेरे पास आया था जी 113,040 में से 33493.33, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 113,040 में से माइनस करना है जी 33493.33, ये मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है 79,546.67, ये मेरे पास क्या हो गया जी, एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। अब इस वॉल्यूम को मैंने क्या कराना है, मल्टीप्लाई करा देना है किसके साथ, 2.7 जो कि डेंसिटी आई हुई, तो mass of sphere is equal to volume, that is the actual volume into density, उसने हमें खुद दे दिया 79,546.67 मल्टीप्लाई बाय 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2. क्या आ गया जी 2.7, तो ये आ गया मेरे पास 24,147.009। अब हमने इसे क्या, ये ग्राम में, ये किसमें, ग्राम में, लेकिन हमें उसने क्या कहा था कि भाई आपने बताना है इन केजी में, यानी ग्राम में नहीं बताना, बल्कि किसमें बता देना है आपने, केजी में। तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए आप डिवाइड करते हैं 1000। तो अब मैं क्या लिखूंगा, mass of sphere in kg। अब मैं यहां लिखूंगा mass of SPHER sphere in kg, that is
2147.009 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 1000। अब मैं इस वैल्यू को डिवाइड करता हूँ 1000 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रहा है। अब मैं देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग में नीचे आ रहा है या ज़्यादा नीचे तो नहीं चला जाएगा। चलिए ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो हम इसको ना क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, दैट इज मैथ्स, शॉर्ट में लिख दो मैथ्स इज इक्वल टू 214.776 इस तरह आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 15। आपकी बुक के अकॉर्डिंगली मैथ्स ऑफ स्फीयर जो है स्फीयर इन केजी, दैट इज 215 kg, यानी कि ये हमारे पास केजी में इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यूं हमने इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल हमने क्या है कि उसने हमें इंटरनल वॉल्यूम दे दिया था, रेडियस एक्सटर्नल रेडियस दे दिया था, इंटरनल रेडियस दे दिया था। इन दोनों यानी कि ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो कि R1 और R2 था, इनकी हेल्प से हमने क्या किया कि वॉल्यूम फाइंड किया। हमने दोनों वॉल्यूम फाइंड किए, एक बाहर वाला यानी कि एक्सटर्नल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। तो हमने इनको बाद में ना सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, देखो सब्ट्रैक्शन क्यों की, क्योंकि जब एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाला जो कि ये वैल्यू आ रही है, उसमें देखो ये पूरे का पूरा आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे ये सॉलिड है, अंदर से खोखला नहीं है। तो हमें ये माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये अंदर से खोखला है। तो जो अंदर जो खोखला है, जो ओपन इसका एरिया है, होलो है, उसका इंटरनल वॉल्यूम होगा। यानी हमने देखा कि ये जो होलो है, ये इंटरनल है, वो जो खोखला है अंदर से खाली है, वो कितना है, वो है जी, ये वैल्यू आ रही थी उसकी। तो हमने जो टोटल हमने फाइंड किया था, जिसमें ये वाला होलो पार्ट भी शामिल था, उसमें से ये जो होलो पार्ट खाली हिस्सा है उसको माइनस किया, तो हमारे पास ये एक्चुअल वॉल्यूम आ गया। कौन सा, यानी कि ये इस रिंग और इस रिंग के दरमियान का, ये जो मैंने ब्लैक कर दिया, ये आ गया। ये जो वॉल्यूम जब हमारे पास आ गया, तो डेंसिटी उसे हमें खुद दे दी थी, मैस और डेंसिटी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सॉरी डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मैस आ गया। और उसने कहा था कि मैस को केजी में होना चाहिए, इसलिए ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दो तो ग्राम केजी में चला गया। तो यूं हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है 215। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो ये कह रहा है कि 54 सॉलिड हेमिस्फीयर्स ईच अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब वो ये कह रहा है कि पहली तो ये बात है कि जो सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसका क्या मतलब है। देखो, होता है एक स्फीयर होता है और एक होता है हेमिस्फीयर। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, यानी गोल सा एक बॉल है, उसको आपने क्या कर दिया, बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में कट कर दिया। उस यानी कि जब सॉलिड स्फीयर होता है, व्हेन इट इज कट इक्वली इनटू टू पार्ट्स, तो वो जो सिंगल पार्ट होगा ना, उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड हेमिस्फीयर। कि सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब है कि आधा जो स्फीयर है वो। तो वो ये कह रहे हैं कि आधे ना, मतलब स्फीयर जो है वो हाफ हाफ कितने दे दिए, 54 दे दिए। और हर एक स्फीयर का जो वॉल्यूम है ना, वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमने उसका रेडियस निकाल दिया, दैट इज 1 सेंटीमीटर। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, दैट इज 2 डिवाइड बाय 1, 2 इज इक्वल टू 1। 2 को 2 पे इसलिए डिवाइड किया क्योंकि उसने डायमीटर 2 दिया हुआ था। हमें डायमीटर नहीं, हम रेडियस में डील करते हैं, इसलिए हमने डायमीटर जो 2 था उसको डिवाइड किया 2 से। जब भी आपके पास डायमीटर हो, उसको आप 2 पे डिवाइड करते हो तो आपके पास रेडियस आ जाता है। इसलिए ये 2 डायमीटर था, इसको जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो रेडियस है वो आ गया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो 54 है ना, इनको मेल्ट कर दो। मेल्ट करने के बाद आप उसका एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बना दो, यानी कंप्लीट स्फीयर बन जाए, एक सिंगल बने। तो अब वो कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ अ सिंगल स्फीयर होगा वो कितना होगा, मतलब वो कितना हैवी, मोटाई में कितना होगा। सिंगल स्फीयर का मतलब है कि ऐसा एक सिंगल स्फीयर बनेगा, उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर होगा वो हमें पता होगा, तो फिर डेफिनेटली रेडियस की बात करें तो इसका मतलब है कि ये अगर उसका सेंटर है तो ये उसका रेडियस बनेगा। लाजिमी बात है, इनको हम मेल्ट करेंगे ना, इनको मेल्ट करके इस तरह के एक स्फीयर बनाएंगे। उसका कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है ना, वो बताओ। तो हमने उसका क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड, चले बनी रहे। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर 1/2 4/3 पाई आर क्यूब। हम ये फार्मूला क्यों लगाएंगे, हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम का स्फीयर का, लेकिन 1/2 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यानी कि आधे स्फीयर की बात हो रही है। तो आधा स्फीयर जब स्फीयर है तो उसका मतलब है 1/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर की बात हो रही है, यानी कि हाफ स्फीयर की बात हो रही है। तो इसलिए ये देखिए 2 को हम कैंसिल जब करेंगे, 2 1 ज़र और 2 2 ज़र, तो 2 बाय, यानी 2 1 ज़र और 2 2 ज़र हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्या आ जाएगा, क्यूब आर। अब देखिए 2 आपने ऐसे ही लिख देना है, 3 आपने ऐसे ही लिख देना है। चलिए पाई भी फिलहाल ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वैल्यू ना पुट करें, लास्ट में खुद ब खुद पाई जो है दूसरे पाई से कैंसिल हो जाएगा। पाई
आर आर आपके पास क्या है 1, 1 का आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, 2/3 पाई आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। सीएम क्यूब चलिए लिखें, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में दे रही है, ये सीएम क्यूब आ गया। ये वॉल्यूम क्या आ गया, सॉलिड हेमिस्फीयर, यानी कि एक जो आधा स्फीयर है ना ये उसका है, सिंगल का। हमारे पास टोटल कितने हैं 54 है, तो हमने क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ 54 सॉलिड हेमिस्फीयर, कि ये जो छोटे आधे आधे हेमिस्फीयर हैं ये टोटल 54 हैं, तो उनका वॉल्यूम कितना आएगा। तो देखो जी वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर के ये जो एक सिंगल जो सॉलिड हेमिस्फीयर है उसका जो वॉल्यूम है दैट इज 2/3 पाई, उसको मल्टीप्लाई कर दो 54 से, तो क्या आ जाएगा 54। अब हम क्या करते हैं कि देखिए 3 1 और 3 8 24, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 × 18 पाई दैट इज 36 पाई आ गया। ठीक है, कि जो वॉल्यूम आपका आ गया दैट इज 2/3 पाई उसको 54 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एक सिंगल का है। 2/3 पाई एक सिंगल जो हेमिस्फीयर होगा, ये आधा जो स्फीयर है ना एक, उसका ये 2/3 पाई था, और उसको 54 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि अब हमारे पास हमें पता चल गया कि जब हम 54 जो सॉलिड हैं उनको जब हम मेल्ट करेंगे तो हमारे पास 36 पाई यानी कि उसका वॉल्यूम आ गया। यानी आप कह सकते हैं कि एक बाउल सा था, उसके नीचे हमने बहुत ज़्यादा हीट थी, इन सारे जो स्फीयर थे हेमिस्फीयर थे उनको उसमें डाला, हीट की वजह से वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होके इतना उसका वॉल्यूम आ गया जो भी मेल्ट हुआ। अब इससे हमने क्या करना है कि एक बड़ा स्फीयर बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3, इसके तो वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर है वो कितना आया हुआ है 4/36 पाई आया हुआ है, और इस तरफ क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर दें। अब देखिए 36 × 3/4 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब ये जो 4/3 है जब इक्वलिटी के इस साइड पे आएगा, इक्वल के इस तरफ आएगा तो यूं फ्लिप हो जाएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो उलट जाएगा। नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि नोमिनेटर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर नीचे आ गया। 4 1 4 और 4 9 36, तो 9 × 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर क्यूब। तो ये कितना हो गया जी 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब हमने क्या करना है कि इसका दोनों तरफ क्यूब लेना है, लेकिन इसको डायरेक्ट क्यूब भी ले सकते हैं उससे कैलकुलेटर से, नहीं तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 × 3 इज इक्वल टू 27 होता है, यानी कि तो इसलिए यानी कि 27 के आप फैक्टर निकालोगे तो 3 टाइम आएगा। अब आपके पास क्या हो गया, इधर लिख लेते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर देखिए 3। अब देखिए इसको ना आर को मैंने इस तरफ लिख दिया और इसको मैंने इधर लिख दिया। अगर आप इसी ऑर्डर को फॉलो करें तब भी ठीक है, जब दो ये वाला इधर और ये वाला इधर आ जाएगा तो आप साइन चेंज नहीं करते होते, ठीक है, इसलिए मैंने आर को इधर लिख दिया और ये वाला इधर चला गया। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड कर लोगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये देखिए क्यूब रूट इसके ऊपर भी आ गया, यानी कि आर की पावर 3 के ऊपर भी आ गया, और क्यूब रूट जो है वो 3 की पावर 3 पे, ये क्यूब रूट क्यूब से क्यूब रूट कट के आर इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। तो यूं एक्चुअली हमें रेडियस फाइंड करना था, रेडियस ऑफ अ सिंगल स्फीयर दैट इज 3 सेंटीमीटर। साथ आपने लास्ट में इसका यूनिट लिख देने, तो इधर लिख लेते हैं रेडियस of a sphere that is the single sphere is equal to 3 सेंटीमीटर। ले जी क्वेश्चन आपका इख्तिताम पजीर हो गया, क्योंकि आई होप कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि a sphere of a diameter 26.4 सेंटीमीटर is half filled with acid। अब कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है स्फीयर है जो कि हाफ फिल्ड है एसिड से। मैंने वैसे इस तरह एक बना ली है शेप, जितनी मुझे ड्राइंग आती है उस हिसाब से मैंने बना ली है। तो अब उसमें कह रहा है कि भाई जो हमारे पास है ना ये स्फीयर, मैं हंस अपने स्फीयर को देख के रहा हूँ, उसका जो डायमीटर है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 26.4 सेंटीमीटर इसका क्या है डायमीटर है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो हाफ फिल्ड है, यानी ये जो हमारे पास स्फीयर है ये आधा जो है ना हाफ फिल्ड है किस
किससे, एसिड, ये जो है ना ये सारा एसिड से हाफ फिल्ड है। अब कह रहे कि जो हाफ फिल्ड स्फीयर है इसी को अगर एक लाइक सिलेंडर में डाल दिया जाए तो इसको उठा के इसमें डाल दें, तो अब कह रहा है कि बताएं, अच्छा इसका जो डायमीटर है ना वो कह रहा है कि ये 26.8, इसका थोड़ा सा कम होगा, वैसे मैंने इसको इसकी निस्बत ज्यादा बना दिया, ये चलिए थोड़ा सा छोटा बना लेता ताकि आप भी इसको ना थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा है ना, ये इतना ही बन गया, लाइक ऐसे है, इस तरह ना। कह रहा है कि भाई ये सारे का सारा एसिड इसके अंदर डाल दिए गए, तो कह रहे हैं बताएं कि इसकी जो डेप्थ है ना वो कितनी है। डेप्थ ऑफ जो सिलेंडर है जिसके अंदर ये डाला गया है वो कितना है। द एसिड इज ड्रेन्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ डायमीटर, ये जो सिलेंड्रिकल बीकर है ना एक बर्तन है, कह रहे हैं इसके अंदर ये सारा एसिड इसके अंदर जो है डाल दिए गए। फाइंड द डेप्थ ऑफ द एसिड इन द बीकर, कह रहे हैं ये जो बीकर है ना बेसिकली ये इसके अंदर जो इसकी डेप्थ कितनी है, ये कितना यानी जो गहरा था, ये हमने फाइंड करना। तो ये तो क्वेश्चन की एक नेचर थी कि उसने हमें एक दे दिया जी स्फीयर दे दिया जिसका डायमीटर जो है 26.4 था, उसका हाफ फिल्ड क्या था जी एसिड से, उसको एक बेकर के अंदर डालना है सारे एसिड को, और वो कह रहे हैं कि बताएं कि उस जो बीकर जिसके अंदर ये सारा एसिड आ गया बताएं उसकी डेप्थ कितनी है। डायमीटर ऑफ स्फीयर उसने हमें दे दिया, तो रेडियस ऑफ स्फीयर हमने निकाला, डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से जो वैल्यू है वो हमारे पास रेडियस आ जाता है। इसी तरह डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज द बीकर, वो 18 है 16 है, उसको जो रेडियस निकाला डायमीटर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है, यानी डायमीटर को 2 पे डिवाइड करने से आपका रेडियस आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ हाफ फिल्ड स्फीयर, कि ये जो हाफ फिल्ड स्फीयर है ना इसका वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन क्योंकि हाफ फील्ड की बात हो रही है, आधे की बात हो रही है, तो इसलिए हाफ इसके साथ यानी 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा दो। अब देखें ये 2 1 0 2 2 0 4 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2 को ऐसे रहने दें, 3 पाई को ऐसे रहने दें। अब आर की जगह ना आपने वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, 13 पॉइंट जो आपके पास 2 है ना इसका आपने क्यूब ले लेना। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। अब आपने करना ये है कि 13.2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से क्यूब रूट भी आ सकता है, मेरे पास मोबाइल है तो इसको मैं 13.2 इंटू 13.2 इंटू 13.2 मैंने क्या किया, ये 13.2 का जो क्यूब है ना वो आ रहा था, उसको मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। जब मैंने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मैं लिख देता हूँ, चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टू 9.968 पाई, और इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 3 के साथ। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 229.968 आया उसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं 2 से, मल्टीप्लाई 2 कराने के साथ मैं डिवाइड भी कर देता हूं 3 के साथ। ये मेरे पास आ रहा है जी 1533.312, ये मेरे पास कौन सा आ गया जी, हाफ फिल्ड जो है उसका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ अ हाफ फिल्ड स्फीयर, इसका वॉल्यूम आ गया 1513.312 आ गया, 3 भी लिख सकते हैं सिंपल। अब जो है ना मैंने क्या करना है कि इसकी जो डेप्थ है ना वो फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ अ बीकर या वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। डेप्थ ऑफ एसिड इन बीकर, कि भाई जो बीकर में एसिड है उसकी डेप्थ कितनी है, कि जहां तक एसिड आया है उस वो नीचे डेप्थ उसकी कितनी है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाफ फिल्ड स्फीयर, तो भाई जितना वॉल्यूम इधर होगा उतना ही सारा लिक्विड, यानी यहाँ पे जो एसिड लिक्विड की शक्ल में था ना इधर ही लिक्विड में आएगा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम तो सेम होगा, जस्ट डेप्थ चेंज होगी ना, सिर्फ क्या है डेप्थ चेंज होगी, वॉल्यूम सेम होगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी इस बीकर का जो वॉल्यूम है और इसका के अंदर जो इनफैक्ट इसके अंदर जो वॉल्यूम किसका है एसिड का, वो वॉल्यूम और इधर जो एसिड है उन दोनों का वॉल्यूम सेम है। जो बीकर्स और दोनों हैं इनका अपना वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है, होगा, लेकिन जो अंदर लिक्विड है जो कि एसिड की शक्ल में उसका वॉल्यूम क्या है सेम है, लिक्विड तो उतना ही है ना, जस्ट वो जो बीकर है वो चेंज हो। पाई आर स्क्वायर एच, और इधर अब देखें पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब का, ये देखिए ये सारा जो है ये किसकी इक्वल है, 1/2 4/3 पाई आर क्यूब, ये चीज है
ठीक है, इधर आप ये सारे की जगह अब हाफ फील्ड, वॉल्यूम ऑफ हाफ फील्ड किसका है, यानी वॉल्यूम ऑफ हाफ फील्ड आया ना, ये आया ना, इसलिए इसकी जगह आप यही वाला लिखा रहे, तब भी मैंने तो सिर्फ फार्मूला लिख दिया कि भाई इसके अंदर जो वैल्यू पुट की कैलकुलेशन के बाद जो आंसर है वो कितना है, वो हमारे पास आ गया जी 1533.3 लिख लेते हैं। और साथ अच्छा इसके ना पाए मैंने मेरे पास था, मैंने पाए नहीं लिखा, सॉरी, ये पाए देखे ना, पाए था मैंने, पाए ये देखे ना, ये पाए आ गया। उससे क्या होगा कि ये वाला पाए इस पाए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास जो आर है, रेडियस किसकी बात हो रही है, आर इसकी बात, आर इज इक्वल टू 8, इसके रेडियस की बात हो रही है भाई साहब, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, इसलिए आर इज इक्वल टू 8 है सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दूंगा, दैट इज एच इज इक्वल टू 1533.3। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 64 एच हो जाएगा और 1533.3 हो जाएगा। मुझे एच यानी कि एच या डी भी आप कह सकते हैं, डेप्थ इनफैक्ट, दैट इज इक्वल टू 1533.3 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, डिवाइड करना है 64 के साथ, तो 23.958 आ जाएगा। एच इज इक्वल टू 23.598 सेंटीमीटर है, ये 23.958, तो इसका यानी कि 23.59 इसी तरह रख दें, या आप लिख दें कि डेप्थ ऑफ एसिड इन बीकर, डेप्थ आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्थ इज इक्वल टू, यानी एच से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 24.0 लिख दें या 24 लिख दें सेंटीमीटर, ए की बात है, ये हमने फाइंड करना था। तो भाई ये वाला जो एसिड था, इसको जब इस बर्तन में डाल दिया गया है, तो इसकी जो डेप्थ है यहां से लेकर यहां तक, उसकी जो डेप्थ है ना वो कितनी है, 24 तक, यानी हो सकता है यहां तक है। तो ये टोटल जो डेप्थ होगी इसकी, जहां तक ये वॉल्यूम है इसके अंदर एसिड का, वो 24 सेंटीमीटर। तो यूं क्वेश्चन नंबर 10 भी स्टूडेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है ना, उसमें वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसा एक सिलेंड्रिकल टिन है जिसमें जो वाटर है ना वो कितना है, 13.2 मीटर, यानी इतनी उसकी जो बुलंदी तक हमारे पास क्या है, अच्छा ये सेंटीमीटर, मीटर नहीं है बल्कि इसका यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, ठीक है, सीएम है, ठीक है, सेंटीमीटर तक उसके अंदर क्या है, वॉल्यूम है। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास, और कह रहा है कि जो सिलेंडर है ना उसकी जो डेप्थ है, यानी सॉरी टिन जो है ना उसकी जो डेप्थ वो सॉरी डायमीटर है, यानी टिन का जो सिलेंड्रिकल टिन है उसका जो डायमीटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी डायमीटर वो क्या है, 18 सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं कि हमारे पास एक स्फेयर हो, एक बॉल हो, जिसका जो यानी कि जो डायमीटर हो 9.3 सेंटीमीटर हो, उस बॉल को आपने उठा के इस सिलेंडर के अंदर डाल दें, इस टिन के अंदर डाल दें। तो लाजिम बात है जब हम इस बॉल को इस टिन के अंदर डालेंगे तो ये बॉल कोई ना कोई जगह घेरेगा, जब जगह घेरेगा तो लाजिम बात है जितना इसका वॉल्यूम होगा ना, जो वाटर होगा इतना ही वो राइज करेगा। लाजिम बात है ये बॉल को जब इस टिन के अंदर आप डालेंगे तो जो लेवल है वो 13.2 सेंटीमीटर से ऊपर को राइज करेगा। जब ऊपर को राइज करेगा तो अब वो हमसे पूछ ये रहा है कि बताएं कि जो न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है क्या होगा। न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि यहाँ पे जो लिक्विड को, यानी इसके ऊपर अगर मार्किंग शो हुई है तो ये जो पानी राइज करेगा तो कौन सी रीडिंग को टच करेगा, यानी लाजिम बात है वॉल्यूम, लाजिम बात 13.2 से कहीं ऊपर जाकर रुकेगा जब इस बॉल को इसके अंदर प्लेस कर देंगे, तो वो हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन को मैं एक दफा रीड कर देता हूँ। अ सिलिंड्रिकल टिन हैज एन इंटरनल डायमीटर ऑफ 18 सेंटीमीटर, इट contains water to a depth of 13.2 centimeter. It contains water of 13.2 centimeter. A heavy spherical ball bearing of diameter, a ball bearing diameter of 9.3 centimeter is dropped into the tin. 19.3 centimeter ball is dropped in to the tin. Find the new height of the water. Find the new sorry मैंने वॉल्यूम लिख दिया, न्यू हाइट इनफैक्ट हमारे पास लिख रहा, चलो मैं इसे चेंज कर देता हूँ, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ वाटर इन डेप्थ, लीविंग योर आंसर करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। कि भाई इसकी जो डेप्थ है ना, बेसिकली न्यू डेप्थ ऑफ अ सिलेंडर हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है, फाइंड द न्यू हाइट ऑफ वाटर। हाइट ऑफ वाटर, न्यू वॉल्यूम की जगह हम हाइट लेंगे। चलिए हाइट या वॉल्यूम एक ही बात होगा भाई, वॉल्यूम या हाइट एक ही बात होगा, आप वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, आप हाइट भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। इसके साथ में स्लैश वॉल्यूम लिख लें, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए सिंपल क्या होगा कि जब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है हम निकालेंगे, दैट इज द सिलेंड्रिकल टिन, वॉल्यूम ऑफ टिन की बात हो रही है। दूसरा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी किसकी बात हो रही है, बॉल की। तो
पाई आर स्केयर जो हमारे पास पाई आर स्केयर एच है, चलो हम डी लिख लेते हैं। एच या डी एक ही बात है, डेप्थ और हाइट एक ही सेंस में यहाँ यूज़ होते हैं, तो आप यानी यूज़ कर सकते हैं डी की जगह एच की जगह डी। इसका जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, प्लस इसका जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए इंटरनल डायमीटर ऑफ सिलेंडर का 18 था, तो डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेडियस आ जाता है। इसी तरह डेप्थ 13.2 सेंटीमीटर थी, वो उसने दे दी, हमने डी की वैल्यू लिख दी। डायमीटर ऑफ बॉल बेयरिंग यानी जो बॉल जो स्टेन के अंदर प्लेस होनी है वो 9.3 सेंटीमीटर है। रेडियस जो है वो उसका आर जो हमने फाइंड करना है, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस भी आ जाएगा। अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए पाई आर आर आपके पास क्या है, 9 है, देखिए जी 9 और जो डी है, डी आपके पास कितना है जी, 13.2 है। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि पाई आर सॉरी आर आर स्केयर है, क्या है, आर स्केयर है, तो पाई 9 9 ज़र 81 और 13.2 आ गया। अब हम इनको सिंपल क्या करेंगे जी, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.2 से, तो 18 को मल्टीप्लाई किया 13.2 से 1069.2 1069.2 पाई हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच एन इसके बराबर आ गया। मैं लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सी वाई एल आई, सिलेंड्रिकल टिन भी आप लिख सकते हैं, वैसे कुछ भी लिख सकते हो, ये सारे एक ही इससे रेलेवेंट, कुछ से मुराद इससे रेलेवेंट, ये सारी चीज़ें ये चीज़ हमारे पास आ गई जो कि हमें एक तो ये रिक्वायर्ड होगी, सही है जी। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, यानी इस बॉल की बात हो रही है, तो इसका यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4/3 आपने ऐसे लिख देना, पाई आपने ऐसे लिख देना, आर आर की जगह आपने क्या पुट करना है, 4.65 पुट करना है और इसके ऊपर क्यूब लगा देना। रेडियस, इस रेडियस की बात हो रही है, ये रेडियस ऑफ बॉल है, इसका 9.3 का हाफ यानी कि 4.65। अब हमने क्या करना है कि 4.65 का क्यूब, 4.65 के क्यूब का मतलब ये है कि जो आपके पास 4.65 है आपने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 4.65 4.65 4.65, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी सी वैल्यू आ गई है, चलिए मैं लिख लेता हूँ, पाई को ना मैं आखिर में लिख लेता हूँ, सही है। अब मैं इधर लिखता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 100.544625 डिवाइडेड बाय क्या है, 3 है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इस ये जो 100.544625 है इसको सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 के साथ, ये आ जाएगा जी 402.1785 आ गया। इसी वैल्यू को मैं चलिए लिख लेता हूँ यार, 402.1785 डिवाइड करा दूंगा मैं 3 से। तो अब इससे मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर जब कराऊंगा किससे, 3 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, VOLUME वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज द बॉल। बॉल इज इसका अच्छा वॉल्यूम ऑफ बॉल, इसके ना साथ फार्मूला भी मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये आ गया मेरे पास जी 134.0595, ठीक है। अब देखें सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर, पाई आर स्क्वायर डी की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर डी की वैल्यू आपके पास 106.9.2 और 7 पाई है, प्लस इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, अच्छा इसके साथ ना ये पाई भी था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी प्लस 134.0595, ओह सॉरी यहाँ लिखना था, यहाँ लिख दिया 134.0595 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सही है, प्लस कर लें जी 106.9.2 आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 1203.2595 पाई। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट
वो जो है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 11 है ना, इसका 12.5 12 0 3.595 बिल्कुल यही आंसर हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी, ये आंसर आ रहा है। अब हमने ना एक्चुअली डेप्थ जो हमने फाइंड करनी है ना, ये तो न्यू वॉल्यूम आ गया ना, इसमें एक सेकंड, इसको हम ऐसे लिखते हैं न्यू वॉल्यूम। अब डेप्थ के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, उसने हमसे क्या पूछा है जी, लिविंग नंबर है 11 है 11 है, तो हमने फाइंड करना है डी की वैल्यू। ठीक है ना, तो जो डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास न्यू हाइट ऑफ वाटर, यानी कि हाइट हमने फाइंड करनी है। हाइट हमारे पास क्या है जी, HEIGHT हाइट, या स्लैश डेप्थ की अगर हम बात करें हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर डी। हमने यहाँ लिखा भी था पाई आर स्क्वायर डी, पाई आर स्क्वायर डी, ये हमारे पास आ जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर डी इज इक्वल टू 1203.2595 पाई। अब सिंपल एक तो ये है कि पाई को पाई से क्या कर दे, कैंसिल कर दे। पाई पाई से हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 9 है। तो अब हमने क्या करना है कि आर इज इक्वल टू, आर की जगह आपने क्या पुट करना है, पाई, आर की जगह आपने क्या पुट करना है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 1203.2595। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, ओह सॉरी ये डी है यार, ये क्या है, डी है, और कटा पाया था, तो हमारे पास ये आ गया जी, डी इधर लिख लें और 9 का क्या लिख लें, स्क्वायर। अब ये 9 का स्क्वायर 81 जब उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जगह बनाकर लिख लेता हूँ, देखिए क्या हो जाएगा, डेप्थ जो है दैट इज डी, डी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला पार्ट ऊपर के साथ, इज इक्वल टू, ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना 1203.2595 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 81। कैसे, यानी 9 का स्क्वायर 81। अब इसी वैल्यू को मैं क्या करने लगा, डिवाइड करने लगा 81 से, 14.855, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 14.855। जैसे आप 14.86 भी, आई थिंक आंसर उसने शायद 14.86 लिखा है, तो आप 14.855 भी लिख सकते हैं और 14.86 भी लिख सकते हैं। तो D इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 14.86 सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन है 11 वो भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, कह रहे स्फीयर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 850 मीटर क्यूब, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यानी वॉल्यूम उसने हमें स्फीयर का दे दिया, सरफेस एरिया जिसका फार्मूला हम लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर, वो हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फार्मूला लगा दिया। अब वॉल्यूम उसने हमें कितना दे दिया 850, तो ये लिख लीजिए 850 आपने लिख लेना है, सही है। अब क्या करें कि हमने आर फाइंड करना है, तो आप सबसे पहले ऐसा करें कि 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर दें। जब पाई की वैल्यू पुट करेंगे वो है जी 3.142 और आर स्क्वायर। अब आपने क्या करना, क्या है, अब आपने करना ये है सिंपल कि 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 करना है, 3.142 4 मल्टीप्लाई बाय 1.342 जब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 12.568 डिवाइड बाय 3 और साथ आर स्क्वायर आ जाएगा। इसको 850 को फिलहाल इधर रहने, अब इसको 3 पे 7 डिवाइड भी आपने करना है। डिवाइड में क्या कर देता हूँ 3 से। अब मेरे पास जब मैं इसे डिवाइड करूंगा 850 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 4.189। आगे बहुत सारे डिजिट हैं 333, तो मैंने इतना लिख देता हूँ इनफ। अब क्या करूंगा, इसको इधर आके डिवाइड कर दो, 850 डिवाइड बाय 4.189 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है जी 4.189। अब आपने क्या किया, 850 को डिवाइड करना है आपने किसके साथ, अच्छा ये क्यूब होता है यार, सॉरी मैंने क्यूब ये क्या फार्मूला होता है, क्यूब का फार्मूला होता है, ठीक है। 850 डिवाइड बाय 4.189
ये मेरे पास जो आ रहा है ना 202.9 आ रहा है, ठीक है जी, 202.9123 इस तरह समथिंग वैल्यू आगे आ रही है, ऐसे इज इक्वल टू आर क्यूब आ रहा है। अब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आपने करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड आपने करना है। 202.91 आप इसे 203 भी लिख सकते हो, ठीक है जी। अब इसको 203 लिख लेते हो यार, चलें 203 लिख लो, या यही वैल्यू लिख लो, तब भी इतना फर्क नहीं होता है, इतना फर्क इससे नहीं आता, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू जब आप लेके चल रहे होते हो तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें रह जाएंगी, सही है। तो यूँ आपके पास जो है स्टूडेंट ये इससे कट जाएगा, तो यूँ मैं आर को इस तरफ लिख लेता हूँ और इसका जो क्यूब रूट ले लेता हूँ। जब इसका मैं क्यूब रूट लूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ रही है जी, राउंड ऑफ करके लाइक 5.9 आ रही है, ठीक है जी। मैं इसे लिख दूंगा 5.9 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब जब मेरे पास ये आर की वैल्यू आ गई है तो अब मैंने क्या करना है कि सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देना। किसका जी, मेरे पास आ जाएगा सरफेस एरिया, फार्मूला लगा दूंगा सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्केयर। अब सरफेस एरिया के लिए देखने 4 पाई की जगह वैल्यू पुट कर दें 3.142 और आर की जगह 5.9 करके आपने क्या ले लेना, एस स्केयर ले लेना, ठीक है। अब ऐसा है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 4 को मल्टीप्लाई कराता हूँ 3.142 से, ये मेरे पास आ गया जी 12.568। 5.9 के स्केयर का क्या मतलब है यार, 5.9 के स्केयर का मतलब है कि 5.9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी वैल्यू निकल आती है, तो 34.81। अब इस 34.81 को आपने मल्टीप्लाई कराना है किससे, 12.568 के साथ, तो ये मेरे पास कुछ जो वैल्यू आ रही है 437.4920 समथिंग ऐसे आ रहा है। तो सरफेस एरिया जो है ना, एरिया क्योंकि स्केयर में होता है तो साथ यूनिट लगा के इसका स्केयर डाल दो, तो ये मेरे पास इसका जो आंसर है 437.49। अच्छा, अब आपकी अगर हम बुक की बात करें तो उसमें दिया हुआ आंसर 4.34 दिया हुआ है। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ना इसमें इतना फर्क नहीं होता बहुत, यानी 437 एंड 434 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। उसकी एक वजह होती है कि देखो जो बुक में आंसर होता है बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो वैल्यू होती है 22/7 पुट करके सॉल्व की होती है, या जैसे मैंने क्यूब रूट लिया तो ये 202.91 समथिंग बहुत बड़ी वैल्यू आ रही थी, तो उसको मैंने राउंड ऑफ करके ये लिख दिया। तो लाजमी बात है जो मैं राउंड ऑफ करके लिखी है तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी, मेरी कैलकुलेशन ये वाली होंगी, तो मेरी कैलकुलेशन इस हिसाब से मेरा आंसर ये आएगा और ये 100% करेक्ट होगा। आपकी कैलकुलेशन देखी जाती है कि आपने वैल्यू को किस तरह लेके चले, कितनी वैल्यू यूज़ की है। तो समटाइम ये होता है कि 202 पॉइंट हो सकता है किसी स्टूडेंट लगा दियो, या वो पूरी वैल्यू लेके उसका स्क्वायर रूट लिया तो थोड़ा बहुत माइनर सा फर्क आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। जो कैलकुलेशन लिखी है ना ये बिल्कुल 100% ठीक लिखी है, उनके अकॉर्डिंगली ये आंसर आया बिल्कुल 100% ठीक है। क्यों कि मैंने जो कैलकुलेशन की हुई है मैंने इसको राउंड ऑफ करके सॉल्व किया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक प्रोसीजर देखा जाता है, बिल्कुल वो 100% ऐसा नहीं है कि कुछ वैल्यू में बाज़ वक़्त जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है आंसर में, तो इसलिए परेशान नहीं होना। अच्छा, तो क्वेश्चन जो हमारे पास स्टूडेंट है ना 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि बास्केटबॉल हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। कह रहा है एक बास्केटबॉल है जिसका जो सरफेस एरिया ना 1810 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बताएं कि उसको वॉल्यूम कितना है। मतलब वही से अगर बास्केटबॉल को अगर हम किसी लिक्विड के अंदर डालते हैं तो वो कितनी जगह घेरेगा, दैट इज द वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, असल में ना वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल 4/3 पाई आर स्क्वायर हमने फार्मूला लगाना है, तभी हमारे पास वॉल्यूम आ जाए, क्योंकि एक स्फीयर है, एक ग्राउंड में एक शेप है, तो उसमें यही फार्मूला लगता है। अब हमारे पास पाई की तो वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट होती है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम सरफेस एरिया का फार्मूला लगा के आर की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे पाई की और आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया कितना है 1810 इज इक्वल टू 4, पाई की जगह आपने पुट कर देना 3.14, 3.142, ठीक है 3.142 और आर स्क्वायर ऐसे। अब आपने क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है किसको, 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ये आ जाएगा जी 12.56।
12.568 आर स्क्वायर 10 1810 ये जो मल्टीप्लाई हो रही है ना वैल्यू इस तरफ आके डिवाइड करा दो 12.568 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो मेरा मार्कर ऐसे टाइम पे ख़त्म हो रहे हैं जिस दिन मेरी इंक भी ख़त्म हो चुकी है मेरे पास इंक 1810 डिवाइड बाय 12.568 तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 144.0165 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है मैं आर स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ और इसको 144 ही लिख देता हूँ राउंड ऑफ करके। तो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो इधर भी स्क्वायर रूट ले लो कट जाएगा आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। यही वैल्यू आपने क्या करनी है इधर पुट कर देनी 4/3 3.142 पाई की वैल्यू 3.142 और आर की जगह क्या ले रहे हैं 12 का क्यूब। इसको 4 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3.142 3.142 12.568 डिवाइड बाय 3 12 का क्यूब यानी 12 को आपने क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 1728 आ रहा है। अब आपने 3 से इसको डिवाइड पहले करा दें वैल्यू को 12.568 अच्छा इसको भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं या यूं कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके से डिवाइड कर दें भाई आंसर एक ही आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिवाइड बाय 3 हम कर लेते हैं। अब देखें जब मैंने 12.568 को कर दिया डिवाइड कर दिया 3 के साथ तो ये कुछ आ रहा है 1.4.1893333 आ गया। मैंने इतनी वैल्यू ली थी वैसे बहुत सारी वैल्यूज आगे आ रही हैं बहुत सारे 3 आ रहे हैं 1728। अब क्या है कि मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे 1728 से तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना वो कुछ आ रहा है 7239.16799 ऐसे इंक्रीज हो रही है तो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ ना 7240 या यही वैल्यू रहने रहने तब भी ठीक है। और क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्या होता है क्यूब में होता है क्यूब आ गया ये क्या आ गया जी वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल वॉल्यूम ऑफ बास्केटबॉल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये ऊपर वाला लिख रहे हैं तभी ठीक है ये नीचे वाले लिख दें तभी ठीक है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ये नीचे वाला है। तो यूँ हमारे पास जो इसके क्वेश्चन 7 से 13 तक थे हमने स्टूडेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे इसमें कहीं भी किसी जगह को कन्फ्यूजन दी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।